ओके, गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू इन दिस चैनल कॉन्सेप्ट विद सुनील। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि अभी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम आने वाला है। सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया है ना। और तो उस पर रिलेटेड हम लोग आज बात करने वाले हैं कि उसकी तैयारी कैसे करें, है ना। और मेन फोकस इसी पे रहेगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना चाहिए, है ना। जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो हर जगह ये चीज़ अप्लाई होगा, है ना। इसका कॉन्सेप्ट तो तैयारी करने का एक तरीका होता है। तो पहले सीबीटी 2 वाले जो बच्चे हैं, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, ठीक है, सीबीटी 2। तो इसके लिए जो तैयारी करना है तो पहले इसका समझ लीजिए कि इसके लिए सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है। मेनली क्या है, देखिए 3 चीज़ों पर फोकस करना है। नंबर 1 चीज़ आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टी पर एप्टी आएगा आपका कितना, 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 मार्क्स का रहेगा, 35 नंबर का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ठीक। दूसरा जो इसका वो है पोर्शन है, ए पोर्शन तो ये हो गया। बी पोर्शन रहेगा आपका रीजनिंग का पार्ट रहेगा। इसमें भी कितने रहेंगे, ये भी रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन रहेंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे, ठीक। तो ये हो गया टोटल 70 नंबर। अब जो रिमेनिंग है आपका पार्ट सी है, उसमें आपका आएगा जीके, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, इसके रहेंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रहेंगे और कितने मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करना है कि आपको कैसे तैयारी को कंप्लीट करना है, किस हिसाब से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो जो लार्जर पोर्शन है, सबका सब कुछ ठीक नहीं होता है। जो लार्जर पोर्शन है तो 50 मार्क्स का है आपके, इसमें जीके रहेगा, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आपको मेन फोकस कहाँ करना है, यहाँ करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको फोकस करना है मैथ में और आपका रीजनिंग में, है ना। वो कुछ लोगों का क्या रहता है कि जैसे मान लो कि रीजनिंग अच्छा है तो मैथ अच्छा नहीं है, किसी का एप्टी बहुत अच्छा होता है तो रीजनिंग जीके बहुत कमज़ोर होता है। तो उस हिसाब से इसको आपको क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक, चीज़ों को। इसमें जो जीके आएगा तो जीके में सब कुछ पूछेगा, आपका हिस्ट्री भी पूछेगा, जियोग्राफी भी पूछेगा और पॉलिटिकल साइंस भी पूछेगा, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी पूछेगा, ठीक है। और करंट अफेयर तो है और आपका साइंस भी पूछेगा, है ना। तो जीके में सभी चीज़ें आ जाएंगी। आपकी हिस्ट्री आ जाएगा जीके के अंदर आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिर आ जाएगा पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र जो भी है ना। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका साइंस, बेसिक साइंस 10th तक की, है ना। और इकोनॉमिक्स के थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ ले, ये बेसिक जानकारी है। तो ये सभी चीज़ें पूछेगा 50 नंबर के अंदर, जो कि चीज़ें आपकी आएंगी, ठीक। अब क्या है, हर एग्जाम का एक अपना अपना अलग अलग पैटर्न है। तो आपको क्या करना है, तैयारी करने का तरीका क्या है, मैं आपको वही चीज़ आज बताने वाला हूँ कि आपको तैयारी कैसे करना है ना। तरीका ही गलत होता है ना। तो समस्याएं यही चीज़ होगी, समझिएगा कैसे। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। आपने कोई टारगेट सेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टारगेट सेट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई ना कोई एग्जाम को आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। आजकल हर एक का पैटर्न अलग अलग है, ठीक है। कोई भी एग्जाम है तो उसका सबका अपना अपना अलग अलग पैटर्न है ना। तो एक टारगेट सेट करना पड़ेगा लाइफ में कि मुझे ये काम करना है और मुझे इसको हासिल करना है, और उसके प्रति क्या होना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 2 शब्द बोले, एक टारगेट और दूसरा स्पेसिफिक। उसके प्रति आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि 10 जगह आप दिमाग लगा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या हो गया कि आप दिल्ली जाना चाहते हैं, ठीक। अब आप देखिएगा कि एक छोटी सी जर्नी जब आप करते हैं कि आप दिल्ली जाने वाले हैं, तो जब आपको दिल्ली जाना होता है, मान लीजिए नेक्स्ट मंथ जाना है, तो आप देखिएगा आप कितने स्पेसिफिक होते हैं। आपको ये पता होता है कि नेक्स्ट मंथ की किस डेट को जाना है, ठीक है। डेट के बाद वो किस ट्रेन से जाना है ना, किस टाइम में जाना है, ट्रेन कहाँ कहाँ जाएगी, किस रूट से जाएगी,
कहाँ कहाँ रुकेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपको पता होती हैं। मतलब सोचिए कि आप छोटी सी जर्नी के लिए कितने स्पेसिफिक हैं, है ना। आपको उसका डेट पता होता है, उसका टाइम पता होता है ना, और उसका रूट पता होता है, ट्रेन कहाँ कहाँ रुकेगी, किस रूट से जाएगी, सब कुछ पता होता है। मतलब आप कितने स्पेसिफिक हैं। लेकिन जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो क्या आप मुझे बताइए उसके लिए आप इतने स्पेसिफिक रहते हैं? नहीं रहते हैं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए उस एग्ज़ाम के बारे में, उसका सिलेबस क्या है ना, आपके पास कितने घंटे बचे हैं, उस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री कितना है, पॉलिटी कितना है, जियोग्राफी कितना है, करंट अफेयर कितना है, और आपको कितने समय में उसको कंप्लीट करना है, कितना कंपटीशन है, सब कुछ पता होना चाहिए। और जो एग्जामिनर पूछ रहा है तो उसका पैटर्न क्या है, ठीक। आज या तो देखिए जैसे कुछ एग्जाम है, अब आरआरबी आपका रेलवे एनटीपीसी हो गया, तो उसमें सिंपल चीज़ें पूछेगा, है ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि हम कंपेयर करें किसको, पीएससी को, है ना, एमपी पीएससी को, या कि कोई सा भी पीएससी होगा, पीएससी को और रेलवे के एग्ज़ाम को, और किसको, आरआरबी के एग्ज़ाम को, दोनों का पैटर्न अलग अलग होगा, है ना। दोनों के पैटर्न में क्या अंतर होगा, बात को समझो। जैसे रेलवे आपका क्या पूछेगा, रेलवे जैसे मान लीजिए पूछेगा कि मरुस्थल, मान लीजिए पूछे गोभी मरुस्थल किधर है, गोभी मरुस्थल किधर है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या किस देश में है ना, तो ये इतना पूछेगा। दूसरा चीज, पीएससी में आजकल ये किसी भी एग्जाम में ये डायरेक्ट चीजें नहीं पूछेगा, है ना। या तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा, थोड़ा सा डेप्थ में पूछेगा कि मरुस्थल जो होते हैं तो महासागरों के किन किनारों पर पाए जाते हैं, पूर्वी हिस्से पर पाए जाते हैं या पश्चिमी हिस्से पर पाए जाते हैं। आपका आंसर होगा पश्चिमी हिस्से पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ज़्यादातर जो मरुस्थल होते हैं महासागरों के पश्चिमी हिस्से में ही क्यों पाए जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है ना, या कथन या निष्कर्ष दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी हिस्से में ही क्यों पाए जाते हैं, जो महासागर है महासागरों के पश्चिमी किनारों पर ही ज़्यादातर मरुस्थल पाए जाते हैं, पूर्वी में नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्यों नहीं पाए जाते हैं, पश्चिमी में क्यों पाए जाते हैं। पश्चिमी जो होता है, कोई भी महासागर है तो जो महासागर का पश्चिमी हिस्सा होता है ना, तो वहाँ पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। कौन सी, ठंडी जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं बहती हैं, है ना। और जो पूर्वी हिस्सा रहता है यहाँ पे क्या होता है, गर्म जलधाराएं बहती हैं, गर्म जल धाराएं बहती हैं, है ना। अब सिंपल सी बात है कि जहाँ पे गर्म एरिया होगा वहाँ का वाटर इवोपरेट होगा, और इवोपरेट होके क्या बनेगा, वाष्पीकृत होकर ऊपर जाएगा, और ऊपर जब जाएगा तो ऊपर का टेम्परेचर कम है तो ठंडा होगा, कंडेंसेट होगा, कंडेंसेट होने के बाद वो क्या हो जाएगा, आपका बारिश के रूप में अगेन नीचे आ जाएगा। तो इन एरिया में क्या होगा, आपका वर्षा होगी। लेकिन पश्चिमी किनारों में जब ठंडी जलधाराएं हैं, जहाँ ठंडा जलधाराएं, तो वो क्या होती है, ठंडी जलधाराएं जल्दी वाष्पीकृत नहीं होती हैं, है ना, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ही कम है ना। तो मैं दूसरा कारण तो ये हो गया जलधाराओं का। और डेप्थ में पूछ लेगा, है ना, कि ये बताइए कि ज़्यादातर अगर पृथ्वी के हिसाब से तो 30 डिग्री से ये 40 डिग्री अक्षांशों पर ही पाए जाते हैं, 0 डिग्री या 10 डिग्री अक्षांशों पर क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि आपको पेपर का पता होना चाहिए कि किस डेप्थ तक पूछेगा। आजकल का एग्जामिनर सीधी सीधी क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आप लूसेंट उठाइए और उसको पढ़ लीजिए और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। आपको लूसेंट पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप चीज़ों को, हर एक जितना भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, पहले उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। अगर जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, आप सबसे यहाँ से चालू करिए कि पृथ्वी के अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, कितने डिग्री पर क्या पाया जाता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है ना, ये, और इसमें फेरेस का लॉ क्या बोलता है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको एकदम पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, है ना। डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट रटने से चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो पहले पढ़ने का तरीका यही है कि कोई भी सब्जेक्ट आप उठाइए, एनसीईआरटी नहीं उठाइए सभी चीज़ों को, या आजकल यूट्यूब में बहुत अच्छा लोग पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम है, तो पहले आप एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, चीज़ों को समझिए, है ना। जैसे आप मेरे से ही पूछेंगे तो मुझे ये सब नहीं पता है कि आटाकामा का मरुस्थल कहाँ है, गोभी का मरुस्थल किधर है। अगर उतना चीज़ मान लो कि मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट है, मुझे याद करना पड़ेगा, तो इसको याद करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को ये ज़रूर पता है कि पृथ्वी में मरुस्थल के उद्गम का क्या कारण होता है ना।
मरुस्थल का निर्माण क्यों होता है, चक्रवात का निर्माण क्यों होता है ना, और ये जो मरुस्थल हैं तो ये पृथ्वी में कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, कितने कितने अक्षांशों पर पाए जाएंगे, उसके पीछे के मुझे मेरा अंडरस्टैंडिंग मुझे मालूम है ना। अब बात रही, जब एक बार आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, तो फिर बात आएगी उसको क्या करने की, आपको फैक्ट को रटने की, या फैक्ट कौन सा फैक्ट कहाँ है, किस देश में है। तो उसके लिए आप लास्ट में लूसेंट को यूज करिए। स्टूडेंट क्या करता है, जो चीज़ लास्ट में करना है उसको पहले करता है ना। पहले ही लूसेंट उठाएंगे, उसको रटना चालू करेंगे। लूसेंट क्या है, वो फैक्ट है, सब कुछ फैक्ट दिया हुआ है उसमें, तो उसको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ किस देश में है ना। वो फैक्ट दिया होगा, उससे पढ़ के आपको अंडरस्टैंडिंग वो नहीं होगी, है ना। कि आप किसी भी चीज़ में पूछो कि भाई चक्रवात के निर्माण का क्या कारण है, मरुस्थल के निर्माण का क्या कारण है ना। राजस्थान में मरुस्थल क्यों, आपका ये जो थार का मरुस्थल है तो वो क्यों बना, उसके पीछे क्या कारण है। राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है ना। तो राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती, तो उसके पीछे दो कारण हैं कि अपने इंडिया में बारिश होने के पीछे दो चीज़ें हैं। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना। दक्षिण भारत का नक्शा ऐसा है कि मान लो ये दक्षिण है नीचे साइड, है ना, और ये साइड पे पश्चिम, और इस साइड में आपका पूर्व, और ऊपर क्या है, उत्तर, आपका नॉर्थ है ना। तो आप क्या करता है कि उत्तर पश्चिम जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर उठेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से फ्लो होता है। और दूसरी जो बारिश होती है वो कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी से उठ के होती है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है तो वो क्या कहता है, अरावली की जो पहाड़ी है ना, अरावली की पहाड़ी है, कुछ क्या है आपका इस तरीके से है ना। तो ये क्या करता है कि मानसून ये जो उठता है तो अरावली पहाड़ी से क्या करता है कि पहाड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। ये क्या करेगा, जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से उठ के जाता है तो अरावली पहाड़ी से क्या होता है, सीधे इसके पैरेलल निकल जाता है। अगर कहीं अरावली पहाड़ी इस तरह ना होके इसका डायरेक्शन इस तरह ऐसे होता सीधा, है ना, तो ये सीधा जाके अरावली की पहाड़ी से टकराता मानसून, तो यहाँ पे क्या होती, वर्षा होती। ये कारण होता है। तो उसके क्या होता है, पैरेलल निकल जाता है। और जब तक यहाँ तक, और जब ये वाला होता है आपका क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून आता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी नमी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। ये कारण होता है कि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं कि जैसे पहाड़ी है, बात समझना, पहाड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। अगर जहाँ से आपका मानसून उठता है तो उसके अगर डायरेक्ट अगर वहाँ पे कोई पहाड़ है ना, तो उससे टकराएगा तो उसके एक भाग में क्या होगा, बारिश होगी, और उसका जो पीछे वाला हिस्सा होगा वहाँ बारिश नहीं होगी, उसको छाया प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब आपको इस तरीके से पढ़ना है ना। अगर बोल दे कि पुणे महाराष्ट्र का जो एक एरिया है ना, जहाँ के किसान बहुत सारे आए दिन, एक तरफ क्या होती है, महाराष्ट्र में बारिश होती है एक एरिए में, और बीच में एक पहाड़ है, उसके उस साइड क्या होता है, बारिश नहीं होती है। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है ना। क्या है, क्योंकि वो जो पहाड़ है तो पहाड़ के वो पिछले हिस्से में है, छाया प्रदेश में है। जितना भी आपका इधर से मानसून बनता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो वो क्या करता है, उस पहाड़ी से टकरा के यहाँ से उठा, या पहाड़ी के बीच में यहाँ से टकराया, और पूरी की पूरी वर्षा क्या कर दिया, इधर इस एरिया में कर दिया। और जो पिछले वाला हिस्सा है इधर क्या हुआ, बारिश ही नहीं होती है, तो ये सूखाग्रस्त इलाका हो गया। तो ये चीज़ जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो कुछ भी कथन और निष्कर्ष पूछेगा ना, आप उसको ईजिली सॉल्व करोगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको पढ़ना है, पहले क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, उस चीज़ को क्या करना है, समझना है। उसके बाद आपको लास्ट में 101% आपको लूसेंट पढ़ना ही पढ़ना है ना, ताकि आपको फैक्ट पता रहे, है ना। पहले लूसेंट नहीं पढ़ना है, पहले लूसेंट पढ़ोगे, रटते रहोगे, वो भूल जाएगा। आपको जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल है वो कभी याद नहीं होगा। पीएससी में आप प्री में चलिए ठीक है, लूसेंट पढ़ के आपने फैक्ट करके प्री निकाल लोगे, लेकिन जब मेंस की बात आएगी ना, तो उसमें लिखना पड़ेगा। उसमें ये नहीं पूछेगा कि थार का मरुस्थल कहाँ है, वो कथन और निष्कर्ष देगा, है ना, कि मरुस्थल होते हैं तो वो क्या होता है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होते हैं, है ना। क्या कथन है, सही है कि गलत है ना। दूसरा चीज़ ये कि यहाँ ठंडी जलधारा बहती है कि यहाँ गर्म जलधारा बहती है, इस टाइप की चीज़ें देगा। तो पहले क्या करिए, पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, है ना। उसके बाद क्या करिए, उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करिए, फिर बाद में उसके फैक्ट को रटने के लिए आप क्या कर सकते हो, लूसेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये अप्रोच कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है।
और अभी से लग जाइए, टारगेट सेट करिए कि मुझे कौन सा क्या करना है, उसके पुराने क्वेश्चन पेपर निकालिए और उसको स्टडी करिए, ठीक है। जो लोग आरआरबी, एनटीपीसी, सीबी2 ये सीबीटी2 देने वाले हैं, उसमें बहुत ही जल्द मैं सोच रहा हूँ कि आपका जियोग्राफी स्टार्ट करें, है ना। तो बहुत ही जल्द आपको जियोग्राफी के इस अंडरस्टैंडिंग पूरा डेवलप किया जाएगा और बताया जाएगा, ठीक है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।